ये देखिए, ये यहाँ पर गौर करें, करंट की डायरेक्शन से आपको गिवन है। ये देखें, इस नेटवर्क में ये 3 से आउट जा रहा है और 2 नोड के अंदर इंटर हो रहा है। इसी तरह से देखिए, हर ब्रांच का करंट जो है वो आपकी डायरेक्शन गिवन है। ठीक है, इस तरह का आपको सर्किट डिज़ाइन करके दिया जाएगा। और यहाँ पर क्योंकि देखें, यहाँ पर वोल्टेज सोर्स था, उसका आपने यहाँ पर करंट सोर्स बनाया था, तो ये करंट सोर्स के हिसाब से भी आप डायरेक्शन लगा सकते हैं। इवन कि अगर बीच वाली डायरेक्शन आपको ना भी गिवन हो, सोर्स की डायरेक्शन का पता हो, तो फिर आप करंट को खुद से भी लेके चल सकते हैं कि उसके पॉसिबल पाथ कौन से होंगे। तो ये करंट आपको गिवन है डायरेक्शन। तो और कोई क्वेश्चन? नहीं सर, ठीक। चलिए, क्लियर है सबको? अब ये ग्राफ थ्योरी का जो है आर्टिकल आपने बुक से स्टडी कर लेना। ये ऐसे ही वहाँ पर आता है तो बंदा कंफ्यूज हो जाता है कि इंसिडेंट मैट्रिक्स पता नहीं क्या होती है मैट्रिक्स नेटवर्क की। तो ये अब आपको क्लियर हो गया है कि ये एक्चुअली प्रिमिटिव एनालिसिस के अंदर जो मैट्रिक्स ए है ये उसका नाम है, और उसको फाइंड कैसे किया जाता है, इस तरह से किया जाता है। तो अब उसके बाद है हमारे पास ये शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन को आपने पहले से भी थोड़ा सा देखा हुआ है। मीडियम और शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन के लिए एक ट्रांसफ़र फंक्शन आप याद कर लें, क्योंकि ये एनालिसिस में काम देगा आपको। ये देखें कि जो एडमिटेंस ट्रांसफ़र मैट्रिक्स है फॉर शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइंस, उसको हम अगर उसका टी मॉडल जिस तरह आप लिखते हैं इस तरह। तो आवाज़ नहीं आ रही? आवाज़ नहीं आ रही? अच्छा, एक मिनट। ये देखें, अब क्लियर है आवाज़? चलो, तो ये जो आपका एक टी मॉडल आपको नज़र आ रहा है, यहाँ पर वी एस है और ये वाई, इसी तरह से ये सेंडिंग एंड करंट है और ये रिसीविंग एंड करंट हो गया। ये आपकी रिसीविंग एंड वोल्टेज और ये सेंडिंग एंड वोल्टेज, इस तरह से। तो आप लिख सकते हैं कि ये जो आपका वी एस है इज़ इक्वल टू वी आर है, और जो आई वन है ये वी आर वाई या वी एस वाई, और इसी तरह से जो टोटल आई एस होगा ये आई वन प्लस आई आर के इक्वल होगा, और आई एस जो होगा वो आई आर प्लस वी आर वाई। अब अगर इन दो इक्वेशन को, ये वोल्टेज की इक्वेशन और ये करंट की इक्वेशन, इन दोनों को हम मैट्रिक्स फॉर्म में लिखें तो क्या बनेगा? वी एस आई एस इज इक्वल टू 1 0 y 1 इंटू वी आर आई आर। तो ये जो बीच वाली मैट्रिक्स है आपके पास, ये है ट्रांसफ़र मैट्रिक्स, कि आपने सेंडिंग एंड से अगर रिसीविंग एंड में जाना हो या रिसीविंग एंड से सेंडिंग एंड में जाना हो, तो आपको ये मैट्रिक्स ट्रांसफ़र मैट्रिक्स जो है हेल्प देगी इसकी कन्वर्जन के। अब यहाँ पर देखिए कि अगर आपने जैसे ही आपने रिसीविंग एंड वोल्टेज और करंट को इस ट्रांसफ़र मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई किया, तो आपके पास क्या आ गए? सेंडिंग एंड वोल्टेज और करंट आ गए। ठीक है, तो इसको हम कहते हैं ट्रांसफ़र मैट्रिक्स। तो अब इसका ये फ़ायदा होता है आपको कि जब आपकी जो ट्रांसमिशन लाइंस हैं उसमें होता ये है कि आपको रिसीविंग एंड वोल्टेज का पता होता है और सेंडिंग एंड वोल्टेज का पता नहीं होता है, क्योंकि जो पावर प्लांट से या जो जनरेशन साइट से आपके पास सप्लाई आ रही है, कितनी आ रही है वो आपके इल्म में नहीं है, लेकिन ये है कि आपको रिसीविंग एंड जो मिल रहा है वो पता है। तो आप क्या करते हैं कि अगर आपने पता लगाना हो कि सेंडिंग एंड साइड से आपका वोल्टेज और करंट कितना है और रिसीविंग एंड का आपको पता हो, तो आप देखें कि आपकी ट्रांसमिशन लाइन कौन सी है। अगर तो वो है शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन, तो फिर आप इस ट्रांसफ़र मैट्रिक्स से 1 0 y 1 इससे उसको मल्टीप्लाई करें और आपके पास सेंडिंग एंड वोल्टेज एंड करंट फाइंड हो जाएगी। ठीक है जी। तो 1 0 1 इसकी वैल्यू तो यही होगी। y की वैल्यू जो होगी ये आपकी एडमिटेंस होगी उस लाइन की, कि आपके पास उस लाइन की इम्पीडेंस कितनी है। इम्पीडेंस का उलट जो है वो होता है एडमिटेंस, या एडमिटेंस कितनी है वो अगर आपको नोन हो तो फिर आप ये काम कर सकते हैं। इसी तरह से अगर z की फॉर्म में लिखना है तो ये देखें यहीं पर ये लिखा हुआ है वी एस इज इक्वल टू वी आर प्लस आई आर। जी बन जाएगा यहाँ पर, क्योंकि ये आपका y है, इसको हम लिखेंगे z, तो ये इसके सीरीज़ में आ जाएगा। ये शंट में है y, तो इसके सीरीज़ में ऊपर y z बन सकता है। तो सिमिलरली इस तरह से अगर हम आई एस इज इक्वल टू आई आर
इसके साथ अगर इस इक्वेशन को लिखें तो हमारे पास आएगी ये वाली इक्वेशन, ये एक ये और एक ये। इसको अगर हम बनाएं यहाँ पर मैट्रिक्स इसकी बनाएं तो VS इज इक्वल टू 1G01 इंटू VR रिसीविंग। तो ये अगर आपको इम्पीडेंस गिवन है, एडमिटेंस गिवन नहीं है, तो फिर आप इस इम्पीडेंस मैट्रिक्स को के यूज़ करके, जिसको आप कहते हैं ट्रांसफ़र इम्पीडेंस मैट्रिक्स या ट्रांसफ़र मैट्रिक्स फॉर इम्पीडेंस, इससे आप क्या कर सकते हैं, सेंडिंग एंड साइड पर जा सकते हैं। ठीक हो गया। तो इसी तरह से आपके पास है जो ये तो था केस शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन के लिए। इसी तरह से ये टी मॉडल था। अब इसी तरह से जो आपके पास सिमेट्रिकल पाई नेटवर्क भी बनाते हैं आप ट्रांसमिशन लाइंस का। यहाँ पर देखें, ये आपको एक सिमेट्रिकल पाई नेटवर्क नज़र आ रहा है। ठीक है जी। यहाँ पर पाई के अंदर ये किया कि मैंने यहाँ पर Y1 और Y2 लिए। IS सेंडिंग एंड साइड करंट हो गया और IR जो है ये आपका रिसीविंग एंड वोल्टेज है, करंट है। इसी तरह से ये रिसीविंग एंड वोल्टेज, सेंडिंग एंड वोल्टेज। अब सिमेट्रिकल से पहला, क्योंकि सिमेट्रिकल है तो सिमेट्रिकल में Y1 और Y2 दोनों क्या होंगे, इक्वल होंगे और वो Y/2 होंगे। यानी यहाँ पर देखें, इफ़ Y1 Y2 इक्वल्स देन सिमेट्रिकल, क्योंकि सिमेट्रिकल उस वक्त होंगे जब दोनों एडमिटेंसेस क्या होंगी, बराबर होंगी, देन सिमेट्रिकल होंगे। अगर आपकी Y1 और Y2 सिमेट्रिकल नहीं, इक्वल नहीं है, तो वो आपके क्या होंगे, एसिमेट्रिकल पाई नेटवर्क होगा यहाँ पर। यानी ये Y1 और Y2 को अगर हम चेंज कर देंगे इनकी वैल्यूज़ को, तो वो बन जाएगा एसिमेट्रिकल पाई नेटवर्क। तो इसका अगर ट्रांसफ़र फंक्शन हम फाइंड करें सिमेट्रिकल के लिए, तो कुछ इस तरह से हमारे पास आएगा। ये देखें, ये ट्रांसफ़र फंक्शन है। इसका देखें, ये जिस तरह आप नहीं लेते थे, आपको याद होगा कंट्रोल सर्किट में आपके पास अगर एक ट्रांसफ़र फंक्शन हो फिर उसके सीरीज़ में दूसरा हो, तो फिर उन दोनों को लेने के लिए आप क्या करते थे, मल्टीप्लाई कर देते थे दोनों ट्रांसफ़र फंक्शन को। आपके पास टोटल ट्रांसफ़र फंक्शन आ जाता था 2 का सीरीज़ के अंदर। ठीक है। तो आज सिमिलरली हम अगर ऐसा करें, इधर देखें ज़रा आप इस सर्किट पाई के अंदर देखें, इस Y1 वाले को एक ट्रांसफ़र फंक्शन ले लें, एक इसका Z का, ये जो लगी हुई है ये Z लगी हुई है, इसी तरह से ये Y। तो तीनों को अगर हम मल्टीप्लाई कर लें, यानी ये ट्रांसफ़र फंक्शन इसका, इसका और इसका, इन तीनों को अगर हम मल्टीप्लाई कर लें तो वो हमारे पास बन जाएगा। अब हमें पता है कि Z का जो ट्रांसफ़र फंक्शन होता है वो किस तरह होता है, 1Z01, ये पीछे अभी निकाला है हमने। और जो एडमिटेंस का ट्रांसफ़र फंक्शन है वो क्या होता है, 10Y1। ठीक है, ये हमें याद होगा, ठहरे अभी पीछे हमने निकाले। तो इसी तरह से अगर हम यहाँ पर लिख दें वही डायरेक्ट ट्रांसफ़र फंक्शन, कितने बन जाएंगे, ये देखें 2Y के लिए, क्योंकि Y1 और Y2 हैं, और एक क्या है आपका दरमियान में Z है, ये वाला। यहाँ पर लिखा हुआ नहीं है Z, लेकिन ये Z है जहाँ पे मैं हाथ लगा रहा हूँ। तो तीनों को हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ठीक है। तो ये देखें, Y1 के लिए 1 0 Y1 1, Z के लिए क्या होगा 1Z01, और फिर Y2 के लिए 1 0 Y2 1। इसको मल्टीप्लाई कर लें और इस तरह से ये आपके पास नेट रिज़ल्ट आ जाएगा, ये वाला जो आपको नज़र आ रहा है, 1 + Y2Z ZY1 × 1 + ZY2 और Y1Z+1। ये है जी ट्रांसफ़र फंक्शन फॉर द पाई नेटवर्क, सिमेट्रिकल पाई नेटवर्क के अंदर। अगर Y1 = Y2 कर देंगे, इज़ नॉट इक्वल टू Y2 कर देंगे, तो वो आपके पास एसिमेट्रिकल बन जाएगा। तो इसी के इक्वेशन के अंदर आप चेंज कर दें तो एसिमेट्रिकल के लिए भी आपका हो सकता है। तो ये आपका जो है एसिमेट्रिकल के लिए देखें, यहाँ पर सिमेट्रिकल के लिए देखें अब क्या किया है, Y1 = Y2 कर दिया है और इज़ इक्वल टू Y/2 कर दिया है। वही जो पिछली इक्वेशन थी इसके अंदर आप ये पुट कर दें, यानी जहाँ पर आपको Y1 और Y2 नज़र आ रहे हैं वहाँ पर आप Y/2 लिख दें। ठीक है। तो जैसे ही आप Y/2 लिखेंगे तो ये बन जाएगी आपके पास ट्रांसफ़र फंक्शन। इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करें तो ये आखिर में आ जाएगा ट्रांसफ़र फंक्शन इज़ इक्वल टू दिस 1 + YZ/2Z, और ये बन जाएगा। अब पाई नेटवर्क जो है वो आप बनाते हैं मीडियम ट्रांसमिशन लाइन के लिए, आपको याद होगा। तो ये आप यूँ समझें कि जो हमारे पास मीडियम ट्रांसमिशन लाइंस हैं उनका जो ट्रांसफ़र फंक्शन है वो ये है, ये वाला। ठीक है जी। अब इसका फ़ायदा क्या है ट्रांसफ़र फंक्शन निकालने का, तो वही है, मैं रिपीट कर दूँ, इसको नोट कर लें कि आपको रिसीविंग एंड साइड का किसी भी ट्रांसमिशन लाइन का या किसी भी सर्किट का जो एंड पॉइंट होता है, रिसीविंग एंड टर्मिनल जो होते हैं, वहाँ पर वोल्टेज करंट आपको नोन होते हैं।
ठीक है। और जो लोड साइड होती है वहाँ पर आपको उसकी इम्पीडेंस या एडमिटेंस भी नोन होती है। और जो सेंडिंग एंड साइड है ट्रांसमिशन लाइन की या जो ग्रिड स्टेशन से जो सेंडिंग एंड हो रही है उसकी वोल्टेज उसका आपको पता नहीं होता। अगर आपसे पूछा जाए कि आप सेंडिंग एंड वोल्टेज या सेंडिंग एंड करंट बताएं, तो फिर अगर आपके पास ट्रांसफ़र फंक्शन आपको याद हो तो आप जस्ट क्या करते हैं कि रिसीविंग एंड वोल्टेज और करंट को के मैट्रिक्स को आप ट्रांसफ़र फंक्शन की मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करके डायरेक्ट आप सेंडिंग एंड साइड के वोल्टेज और करंट बता सकते हैं। ठीक है, अब इनको हम पैरामीटर्स का नाम देते हैं कि यही जो आपके ट्रांसफ़र फंक्शन के अंदर ये वैल्यूज़ नज़र आ रही हैं आपको 1 + y/2z, इनको हम रिप्रेजेंट करते हैं A, B, C एंड D के साथ। ठीक है जी, A, B, C, D इस तरह से जो पीछे था आपका, ये देखें यहाँ पर मैंने लिखा है नीचे, इसी के नीचे देखें, ये Z के लिए 1 Z 0 1, अगर मीडियम शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन है तो उसके लिए ये A जो होगा वो 1 होगा, B जो होगा वो Z होगा और C जो होगा वो इक्वल होगा 0 के। इसी तरह से D जो होगा वो इक्वल टू 1 के इक्वल होगा। ठीक है, ये आपसे पूछा जाता है कि व्हाट आर द पैरामीटर्स ऑफ द ट्रांसमिशन लाइन या शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन के जो पैरामीटर हैं वो आप बताएं, उनके जो कॉन्स्टेंट्स हैं पैरामीटर वो बताएं, A, B, C, D की वैल्यू बताएं। तो वो ये आपको याद होती है कि A जो होता है 1, C 0, इस तरह से आपने इसको याद कर लेना है, ये आपने वहाँ पर लिख लेना है। इसी तरह से जो ट्रांसफ़र फंक्शन के अंदर आपने सिमेट्रिकल के लिए देखा, मीडियम ट्रांसमिशन लाइन के लिए देखा, ये भी आपके क्या हैं पैरामीटर्स हैं, A, B, C कांस्टेंट हैं, जो कि आपने A जो होगा वो इक्वल होगा 1 + y/2 और जो B होगा वो आपका होगा z के इक्वल। ठीक है, ये आपने याद कर लेना। तो ये ट्रांसफ़र फंक्शन की आपको कहानी समझ आ गई? हाँ जी सर, आ गया समझ। चलो, तो अब नेक्स्ट हमारा थर्ड आज का आर्टिकल है। ये हमने दो चीज़ें पढ़ ली है, ग्राफ थ्योरी हमने देखी है, दूसरा हमने ट्रांसफ़र फंक्शन का कंसेप्ट देखा है ट्रांसमिशन लाइन के लिए कि उसके क्या फ़ायदे हैं और उसको कैसे फाइंड करना है। ठीक है, थर्ड है हमारे पास ट्रांसमिशन सिस्टम का पावर फार्मूला, जो कि सेंडिंग एंड और रिसीविंग एंड से हम बनाते हैं पावर, वो कितनी बनती है सेंडिंग एंड वोल्टेज और रिसीविंग एंड वोल्टेज के हिसाब से उसका जो फार्मूला आपने याद किया हुआ है उसकी आज डेरिवेशन देखते हैं। तो अब यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं। ये यहाँ से देखें कि लेट्स सपोज हमारे पास करंट है जो कि I, और इस तरह से जो कि वो वोल्टेज और करंट का जो रिलेशन है वो इस तरह से हमने रिप्रेजेंट किया कि वो एक दूसरे को लीड लैग इस तरह से कर रहे हैं। यहाँ पर अगर हम करंट को लिखें तो ये लिखेंगे करंट को वेक्टर क्वांटिटी है, क्योंकि इसके साथ थीटा भी है और मैग्नीट्यूड भी है, और इसी तरह से वोल्टेज भी एक वेक्टर क्वांटिटी है, इसलिए इसको भी हमने इस तरह से लिखा, उसकी मैग्नीट्यूड और उसकी डायरेक्शन। अगर हम V के लिए थीटा 1 ले लें और सिमिलरली I के लिए अगर थीटा 2 ले लें तो हमारे पास V × I का जो प्रोडक्ट बनेगा वो बनेगा थीटा 1 + थीटा 2। आपको पता है फेज़र के अंदर आप एंगल को हमेशा जमा करते हैं। तो अब इफ़ V/I इज़ इक्वल टू V/I इंटू, अगर क्योंकि डिवाइड कर दें तो फिर ये आपका माइनस होता है, प्रोडक्ट में प्लस होता है पोलर फॉर्म में और कोशेंट के अंदर माइनस होता है आपका पोलर जो होता है। अब अगर हम VR जो है वो रेफरेंस ले लें तो रेफरेंस का वोल्टेज होता है 0, तो VR मैग्नीट्यूड 0 एट एन एंगल, और VS जो है वो सपोज करें हमें उसके एंगल का नहीं पता, हम कोई नाम दे देते हैं उसको डेल्टा का, अभी हमें उसका नहीं पता कि सेंडिंग एंड वोल्टेज कितनी है। V रेफरेंस जो है वो तो हमने खुद उसको रेफरेंस रख दिया VR को, रिसीविंग एंड को, इसलिए उसका 0 लिख रहे हैं रिसीविंग एंड को, लेकिन सेंडिंग एंड का हमें पता नहीं है तो इसलिए हम उसको क्या रख रहे हैं, डेल्टा रख रहे हैं। ठीक है जी। तो अब ये जो कांस्टेंट अभी पीछे पैरामीटर देखे थे आपने B, वो हमने रख लिया B = Z एट एंगल ऑफ बीटा, B = Z। ये देखिए यहाँ पे जो B की वैल्यू थी वो Z के इक्वल थी, लेकिन उसके एंगल का हमें नहीं पता तो इसलिए हमने यहाँ पर बीटा रख लिया, लेकिन यहाँ पर इसको इस तरह से रखा। ये फिगर जो है आपको नीचे नज़र आ रही होगी, इसी फिगर को आपने याद रखना है। ये मैंने जो फेज़र डायग्राम बना ली है, ये देखिए यहाँ पर ये V रेफरेंस है और इससे फिर ड्रॉप है IR, फिर IX ड्रॉप है, ये VS है।
इसके दरमियान यहाँ पर ये डेल्टा है, और ये जो ड्रॉप है वी ये आई वाला और ये वाला आई, इसके दरमियान जो ये एंगल थीटा है, इस डायग्राम को आपने देखना है। जी तो जी हाँ, तो अब यहाँ से आप देख रहे थे b इज इक्वल टू जेड बीटा रख रहे थे, a के लिए आप अल्फ़ा रख रहे हैं और c के लिए गैमा, अल्फ़ा बीटा गैमा 3 एंगल्स रखे हैं आपने। a जो है वो रखा है a मैग्नीट्यूड एट एंगल ऑफ अल्फ़ा और a इज इक्वल टू 1 है, तो यहाँ पर 1 पुट कर दिया। c इज इक्वल टू c मैग्नीट्यूड गैमा, c की वैल्यू 0 है, तो यहाँ पे आपने वही यहाँ पर रखी। तो इस तरह से ये आपके पास इक्वेशन हो गई। तो अब बीटा इज इक्वल टू यहाँ से आप बना सकते हैं tan इनवर्स x ओवर r, ये आपने पहले से जानते हैं। तो ये सारी एजम्पशंस हमने कर ली जो कि हम पहले से जानते थे, उनके नाम रख लिए। तो अब हमारे पास जो वोल्टेज के हिसाब से जो हमारे पास एंगल और ये आएगा, तो इसको यहाँ पर ये भी देख लें, बीटा को और अल्फ़ा को रिप्रेजेंट मैंने किया है। ये यहाँ पर ये करंट जो है वो यहाँ से बीटा है और जो वोल्टेज है वो अल्फ़ा के साथ है। अब अगर आप वोल्टेज सेंडिंग एंड वोल्टेज लिखें तो आपके पास क्या आएगी, वही जो मैट्रिक्स अभी आपने पीछे बनाई थी शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन के लिए, वी एस इज इक्वल टू ए वी आर प्लस बी आई आर। ये वाली इक्वेशन ये पता लग रही है, ये वाली इक्वेशन है, यहीं से स्टार्ट हो रहा है सारी इक्वेशन का बेसिक, ये वाली इक्वेशन से वी एस इज इक्वल टू ए वी आर प्लस बी आई आर।
ये मैं दोबारा दिखा देता हूँ ये कहाँ से आएगी। इधर देखो, ये यहाँ से इसको और इसको मल्टीप्लाई करने से, ये जो दो मैट्रिक्स है ना ये वाली, इसको और इसको मल्टीप्लाई करने से, या इससे पीछे चल के देखें आपको ये शुरू से नज़र आ रही है। ये देखिए वी एस इज इक्वल टू वी आर प्लस आई आर जी, ये वाली जो इक्वेशन शुरू में हमने बनाई थी शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन के लिए। ठीक है, तो अब हम देखते हैं नेक्स्ट यहाँ से। अब यहाँ से हम बी आई आर अगर यहाँ से निकालें तो वी एस माइनस ए वी आर, ये इक्वेशन से, और इधर से आई आर निकालें तो आएगा वी एस ओवर बी माइनस ए ओवर बी वी आर। और इसको अगर हम इसके जो है कंप्लीट वेक्टर क्वांटिटी में लिखें तो इसकी मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन थीटा इसका लिखना पड़ेगा। आई आर इज इक्वल टू वी एस डेल्टा और बी के साथ बी एट एंगल ऑफ बीटा माइनस ए एट एंगल ऑफ अल्फ़ा और बी के साथ बीटा। इस तरह से वी आर जो है हमारे पास रेफरेंस है 0 के साथ। और फिर इसको जो है थोड़ा सा मज़ीद हमने एलाबोरेट किया तो बना हमारे पास वी एस ओवर बी अल्फ़ा डेल्टा माइनस बीटा, और ये आएगा हमारे पास अल्फ़ा माइनस बीटा। ठीक है, क्वेश्चन के साथ ये डिवाइड हो जाएंगे एक दूसरे को। अब अगर हम आई का कॉन्जुगेट लें, क्योंकि हमारे पास जो पावर है वो है रिसीविंग एंड जो एस है वो है वी आर आई आर, तो अगर इसका कॉन्जुगेट लें तो आपको पता है कि जो आपके पास पोलर फॉर्म में एंगल हैं उनकी डायरेक्शन आप अपोजिट कर देते हैं। तो बीटा अल्फा डेल्टा माइनस बीटा की जगह आप कर देंगे बीटा माइनस डेल्टा। इसी तरह से यहाँ पर अल्फ़ा माइनस बीटा की जगह आप कर देंगे बीटा माइनस अल्फ़ा। तो ये उसका क्या हो जाएगा, कॉन्जुगेट हो जाएगा। तो जो पावर है हमारी रिसीविंग एंड पर वो बन जाएगी वी आर और आई आर कॉन्जुगेट। वी आर की जगह वी आर एट एंगल ऑफ 0 और जो आई आर का कॉन्जुगेट है यही ऊपर वाली इक्वेशन यहाँ पर पुट कर दें तो आपके पास सेंडिंग एंड इक्वेशन कुछ इस तरह से दिखाई देगी यहाँ पर। अब आपको पता है कि जो एपेरेंट पावर है रिसीविंग एंड एपेरेंट पावर एस है, ये आपकी सम होती है पी प्लस क्यू का एक्टिव पावर प्लस रिएक्टिव पावर का। तो इसलिए हम लिख सकते हैं यहाँ पर जो आपकी एक्टिव पावर है एट द रिसीविंग एंड वो बन जाएगी, यहाँ से देखें कि इस एंगल का कोसाइन लेंगे तो आपके पास एक्टिव पावर बनेगी और इसका साइन लेंगे तो आपके पास बनेगी रिएक्टिव पावर। ठीक है जी, तो देखें यहाँ पर कि इस एस से हमने पी आर बनाई जो कि वी एस वी आर ओवर बी वैसे ठहरा, बीटा माइनस डेल्टा को हमने कोसाइन के साथ लिखा। तो देखें कॉज बीटा माइनस डेल्टा माइनस फिर ये वैसे आया ए वी आर का स्क्वायर ओवर बी कॉज बीटा माइनस अल्फा। तो ये बन जाएगी आपके पास एक्टिव पावर। ये कोसाइन की समझ नहीं आई कैसे है? कौन सा कोसाइन की समझ नहीं आई? किस चीज़ की समझ नहीं आई? कोसाइन की। हाँ, ये देखें आवाज़ आ रही है जी जी, ये देखें ना, ये एस की समझ आ गई ना यहाँ तक। एस जो है ये है आपके पास टोटल पावर एपेरेंट पावर जो कि लिखी हुई है वी एस वी आर ओवर बी, इन आगे एंगल है उसका बीटा माइनस डेल्टा। ठीक हो गया ये वाली इक्वेशन। अब हमें खुद पता है कि जो आपकी एक्टिव पावर टोटल पावर होती है ये सम होती है पी प्लस जे क्यू, यानी एक्टिव पावर प्लस रिएक्टिव पावर। जो एक्टिव पावर होती है वो एंगल क्या होता है, कोसाइन एंगल होता है, और जो आपकी रिएक्टिव पावर होती है वो एंगल का साइन होता है। अगर आप इसी एंगल के साथ कॉज लगा देंगे तो वो आपकी होगी एक्टिव पावर, अगर आप इसके साथ साइन लगा देंगे वो होगी आपके पास रिएक्टिव पावर। तो अब मैंने यहाँ पर कॉज लगाया है इसी एंगल के साथ बीटा माइनस डेल्टा के साथ, तो ये बन जाएगी यहाँ पर पी आर। देखें ये मैंने एस आर की जगह हटा के यहाँ पे लिख दिया है पी आर की एक्टिव पावर जो है इसी में से वो होगी इस एंगल का कोसाइन लेना। फिर जो है क्यू जो बनेगी आपकी वो बनेगी इसी एंगल का साइन लिखेंगे, साइन बीटा माइनस डेल्टा आगे जाके हम जब रिएक्टिव पावर की बात करेंगे। ठीक हो गया, तो इसलिए ही मैंने कोसाइन लिखा फॉर द एक्टिव पावर। ठीक है, तो अब ये जो पावर है ये मैक्सिमम कब होगी आपके पास, ये देखिए मैंने यहाँ पर लिखा है कि पी आर रिएक्टिव पावर, या बल्कि रिएक्टिव नहीं एक्टिव पावर एट द रिसीविंग एंड विल बी मैक्सिमम व्हेन कॉज बीटा माइनस डेल्टा इज इक्वल टू 1। ठीक है, फॉर गिवन वैल्यूज ऑफ वी एस एंड वी आर।
व्हेन बीटा माइनस डेल्टा इज इक्वल टू 0। ज़ाहिरी बात है ये कॉज बीटा माइनस डेल्टा इज इक्वल टू 1 कब होगा, जब आपका बीटा माइनस डेल्टा इज इक्वल टू 0 होगा, क्योंकि कॉज 0 इज इक्वल टू 1 हो जाएगा। तो बीटा माइनस डेल्टा 0 कब होगा, जब आपका बीटा इज इक्वल टू डेल्टा होगा। तो डेल्टा और बीटा अगर इक्वल हो जाएंगे तो हमारे पास जो पावर होगी रिसीविंग एंड पे, एक्टिव पावर, वो मैक्सिमम मिलेगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमें अगर जो है वो पावर को मैक्सिमम करना है रिसीविंग एंड पर, तो हमें ये एंगल क्या करना पड़ेंगे, बराबर करने पड़ेंगे। अब जो बीटा है, ये जो डेल्टा है, ये तो आपका सेंडिंग एंड का वोल्टेज है, लेकिन जो बीटा है ये है आपका बी का, मीन्स के इम्पीडेंस, जो कि बी के नाम थी, बी एट एंगल ऑफ बीटा। ऑल लाइन पैरामीटर्स ऑफ मैट्रिक्स then beta alpha are fixed because of the line parameters, but delta is different for different lines के लिए। तो अब ये जो पैरामीटर्स हैं 1z और 0,1, बीटा, अल्फा और जो आपने लिखे गैमा, ये तो हैं फिक्स्ड क्योंकि ये लाइन के पैरामीटर्स हैं। लेकिन आप जो है डेल्टा को वेरी करके, डेल्टा वेरी कैसे होगा, रिसीविंग एंड वोल्टेज को वेरी करके, तो उनको वेरी करके आप जो है डेल्टा की वैल्यू चेंज कर सकते हैं। और जो बीटा है ये डिपेंड कर रहा है आपका x ओवर आर रेशो पे, tan इनवर्स x ओवर आर रेशो। x और r यानी कि ट्रांसमिशन लाइन को खुद बजाते खुद चेंज किया जाए तो फिर है आपके पास बीटा के अंदर तब्दीली। अदरवाइज ट्रांसमिशन लाइन वही रहे तो फिर आपका बीटा ज़ाहिर बात है कांस्टेंट रहेगा, तो आप सिर्फ और सिर्फ डेल्टा को चेंज कर सकते हैं। तो अब इससे ये मैक्सिमम की बात हो गई। तो अब वही बात हम पिछले फार्मूले को आगे लेके आते हैं। व्हेन एंगल बीटा ऑफ द लाइन पैरामीटर कोइंसाइड, यानी मिल जाए विद एंगल डेल्टा विच इज़ बिटवीन वी एस एंड वी आर, ठीक है, तो फिर हमारे पास पावर क्या हो जाएगी, मैक्स हो जाएगी। यहाँ पर देखिए मैंने लिखा है मैक्सिमम, अब जो कि इक्वल हो जाएगा वी एस वी आर ओवर बीटा। यहाँ पे था कॉज बीटा माइनस डेल्टा जो कि इक्वल टू 1 हो गया, तो अब इसलिए 1 यहाँ पे लिखा हुआ है, बाकी आपकी टर्म वैसे ठहरी है, ठीक हो गया। तो ये आपकी मैक्सिमम एक्टिव पावर है एट द रिसीविंग एंड टर्मिनल के ऊपर। अब देखिए फॉर स्मॉल लाइन b इज इक्वल टू जी एंड बीटा इज इक्वल टू थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स x ओवर आर, a इज इक्वल टू 1 एट एंगल ऑफ 0, अल्फा इज इक्वल टू 0। तो फिर आपकी बी मैक्सिमम पी मैक्सिमम क्या बन जाएगी स्मॉल लाइन के लिए, ये बन जाएगी, यही सारी चीज़ें आप इस इक्वेशन में पुट कर दें तो आपके पास बनेगी वी एस वी आर ओवर जी, बी की जगह जी, और माइनस वी आर स्क्वायर ओवर जी इंटू कॉस थीटा माइनस 0। आल्सो फॉर स्मॉल लाइन्स आर विल बी निगलेजिबल एज कम्पेयर्ड विद एक्स। और स्मॉल लाइन के लिए आपको पता है कि रेजिस्टेंस भी क्या होती है, नेग्लिजिबल होती है एज कम्पेयर टू रिएक्टेंस एक्स। तो इसलिए हम z लिखते हैं इज इक्वल टू एक्स, बजाय r प्लस जे एक्स लिखने के हम लिखते हैं z इज इक्वल टू एक्स। तो फॉर प्योर रिएक्टेंस अगर हम देखें z एक्स के देखें तो थीटा हमारा कितना बनता है 90। तो यहाँ पर अगर हम 90 पुट कर दें cos 90, तो cos 90 0 हो जाएगा, ये पूरी टर्म आपकी क्या हो जाएगी 0 हो जाएगी। बाकी आपके पास क्या आएगा, सिर्फ और सिर्फ वी एस वी आर ओवर जी और z इज इक्वल टू एक्स। तो आपके पास इक्वेशन क्या बचेगी, वो बचेगी P मैक्सिमम इज इक्वल टू वी एस वी आर ओवर एक्स। तो ये बड़ा मशहूर फार्मूला है जो कि पावर का, एक्टिव पावर का, कि एक्टिव पावर जो है वो आपकी 3 चीज़ों पर डिपेंड करती है, सेंडिंग एंड वोल्टेज, रिसीविंग एंड वोल्टेज ओवर एक्स, जो कि ट्रांसमिशन लाइन की इम्पीडेंस है या रिएक्टेंस है, ठीक है जी। तो अब इसी के साथ यहाँ पर ये देखें कि मैंने यही फार्मूला लिखा, तो इसके साथ हमारे पास जो कॉज है 90 माइनस डेल्टा वो क्या बन जाएगा साइन डेल्टा। तो हमारे पास फाइनल इक्वेशन क्या आ गई कि पे रिसीविंग एंड पे जो पावर है वो है वी एस वी आर ओवर एक्स इंटू साइन डेल्टा। तो ये हमारे पास एक मशहूर फेमस इक्वेशन है पावर की ट्रांसमिशन लाइन के लिए, इसको याद कर लें। और इसको अब हम थोड़ा सा इंटरप्रेट करते हैं कि इस इक्वेशन से क्या मुराद है और हमें कैसे जो है पावर मैक्सिमम मिल सकती है। तो इसके अंदर देखें कि P को मैक्सिमम करने के लिए आपके पास 3 मेथड है।
एक ये कि आप VS को बढ़ा लें, सेंडिंग एंड वोल्टेज को बढ़ा लें, तो आपके पास क्या होगा कि रिसीविंग एंड पर जो पावर मिलेगी कंज्यूमर को वो बहुत ज़्यादा मिलेगी। लेकिन ये तरीका जो है वो मुनासिब नहीं है, क्योंकि पावर प्लांट के ऊपर जो जनरेटर्स हैं वो ऑलरेडी हाई रेटिंग पे चल रहे हैं, उनको मज़ीद हम जो है ज़्यादा वोल्टेज उनकी नहीं बढ़ा सकते। पावर प्लांट पे जो जनरेशन है और उसका जो फ्यूल हमारे पास है वो बहुत कम है, उसको मज़ीद हम नहीं बढ़ा सकते। तो पावर प्लांट की जनरेशन बढ़ाकर अगर हमने PR को मैक्सिमम किया तो वो हमें कोई फ़ायदा नहीं देगी, हम उससे जो है बिज़नेस में जो है वो प्रॉफिट नहीं कर सकते। ठीक है, तो इसलिए VS को बढ़ा के PR को बढ़ाया तो जा सकता है, लेकिन ये हमारे लिए कोई कारामद तरीका नहीं है। अब सेकंड ऑप्शन देखें कि VR, ये देखें VR भी उसके साथ प्रोडक्ट में आ रही है ना, तो VR को भी आप बढ़ा के PR बढ़ा सकते हैं, लेकिन ये है कि रिसीविंग एंड वोल्टेज को बढ़ाना हमारे हाथ में नहीं है। रिसीविंग एंड वोल्टेज को तो तब बढ़ाएंगे ना जब आपकी पीछे से सेंडिंग एंड वोल्टेज ज़्यादा आएगी, तो फिर रिसीविंग एंड पे भी ज़्यादा जाएगी। तो इसलिए हम चाहें तो ये काम तो कर सकते हैं, लेकिन ये भी हमारे लिए कोई जो है बेनिफिट मेथड नहीं है। लेकिन जो आपके पास जो थर्ड तरीका है, ये जो X वाला है, इसके अंदर देखें इक्वेशन में आपको रिलेशन नज़र आ रहा है कि अगर X को कम किया जाए तो PR आपकी बढ़ सकती है, रिसीविंग एंड पे जो पावर है वो बढ़ सकती है। तो ये तरीका वेरी ब्यूटीफुल है और मोर एक्सेप्टेबल है कि इसके अंदर ये है कि आप अपनी ट्रांसमिशन लाइन की जो रिएक्टेंस है वो कम कर दें, तो फिर आप पावर को ज़्यादा कर सकते हैं। उनके जो पावर का ट्रांसफ़र है फ्रॉम जनरेशन साइड टू डिस्ट्रीब्यूशन साइड वो ज़्यादा हो जाएगा। अब यहाँ पर सवाल ये है कि जो X है वो कैसे कम की जाए कि हमारे पास P बढ़ जाए। तो X को कम करने का तरीका ये है कि आप, एक तरीका तो सीधा सीधा ये है कि ट्रांसमिशन लाइन की जो X है वो लेंथ पे डिपेंड कर रही है। तो आपके पास अगर 20 किलोमीटर की लाइन है तो आप उसको काट कर 10 किलोमीटर की लाइन बना दें, तो ज़ाहिरी बात है X क्या हो जाएगी आपकी, कम हो जाएगी। ऐसा है ना? तो भाई समझ आ रही है या मैं ऐसे बोली जा रहा हूँ? जी जी सर, समझ। अच्छा ठीक है सर, कंटिन्यू करें। हाँ जी, तो अब एक तरीका तो ये है कि सिंपल X को कम ऐसे किया जा सकता है कि हम जो है उसकी लंबाई को कम कर दें, लेकिन फिज़िकली ये पॉसिबल नहीं है कि एक ट्रांसमिशन लाइन की जो लंबाई है वो 40 किलोमीटर हो, 50 किलोमीटर हो, हम उसको जाके काट के आधा करके आएँ कि उसकी रिएक्टेंस कम हो। आवाज़ नहीं आ रही। हाँ यार, आवाज़ कुछ अब है क्लियर या वैसे ही है? हेलो, अब क्लियर हो गई। हाँ जी, तो एक तो उसका ये सिंपल X को कम करने का है कि ट्रांसमिशन लाइन की लेंथ को हम काट दें, तो ये फिज़िकली पॉसिबल नहीं है। तो हम चाहते ये हैं कि हम फिज़िकली लाइनों को काटें भी ना, लेकिन कोई इस तरह का तरीका अडॉप्ट किया जाए कि उसकी जो X है वो भी कम हो जाए। तो इसके लिए देखें, एक मेथड है आपका डबलिंग द सर्किट, कि आप ट्रांसमिशन लाइन के पैरेलल में एक और फीडर लेके आएँ, एक और ट्रांसमिशन लाइन के लेके आएँ। तो आपको पता है कि जब उसके साथ आप दूसरा लेके आएंगे तो उनकी जो रिएक्टेंस है पैरेलल में 1/x के साथ होगी, तो आपका जो रिज़ल्ट होगा X का वो कम हो जाएगा। ठीक है जी, तो आप डबलिंग द सर्किट लेके आएंगे तो फिर उससे आपकी जो रिएक्टेंस है वो कम हो जाएगी। और इसी तरह से आपने नोट किया होगा, तो जो आपके बड़े बड़े ट्रांसमिशन के टावर जा रहे हैं ना, ऐसे आप देखते हैं लंबी लंबे जो टावर हैं, उनके साथ जो लाइनें हैं वो कभी भी एक लाइन नज़र नहीं आएगी आपको, उसके क्रॉस आर्म पे 4-4 की लाइनों का एक सेट बना हुआ नज़र आएगा, बंडल कंडक्टर होंगे, डबलिंग द सर्किट होगी। डबलिंग द सर्किट का मुराद ये होगा कि उसके एक हाथ पे यानी कि दाएं साइड पे भी एक सर्किट जा रहा होगा और उसकी बाएं साइड पे भी एक सर्किट जा रहा होगा, एक लाइनों का जो है वो लाइन जा रही होगी। ये हो गया डबलिंग द सर्किट। इसके बाद फिर वो क्या करते हैं कि 4-4 के जो है वो सेट बना के एक कंडक्टर में से गुजारते हैं, यानी कि 4 लाइनों का एक बना होता है, उसके दरमियान एक डैम्पर लगा होता है। वो बंडलिंग सर वो तो स्किन इफेक्ट के लिए नहीं है? नहीं, वो स्किन इफेक्ट के लिए नहीं है। वो यही है कि X को कम कर रहे हैं, X को, क्योंकि ट्रांसमिशन कर रहे हैं। ट्रांसमिशन में हमारा मेजर जो फोकस है वो है X, कि हम किसी तरीके से X को कम कर लें, और X को जब कम कर लेंगे तो आपके पास जो P है, पावर है रिसीविंग एंड पर, वो बढ़ जाएगी।
तो सिर्फ हमारे पास ये टारगेट है, हम चाहते ये हैं कि जो ट्रांसमिशन हो रही है पावर वो हमारे पास मैक्सिमम हो, कि रिसीविंग एंड पर हमें ज़्यादा मिले, ये ना हो कि रास्ते में उसका ड्रॉप हो जाए। तो इसलिए हमारे पास जो एक्स है उसको हमने कम रखने के लिए ये सारा हमने बीच में स्ट्रेटजी की कि हमने बंडलिंग द कंडक्टर किया और डबलिंग द सर्किट किया। कंडक्टर को बंडल फॉर्म में लेके आए और सर्किट को डबल सर्किट की फॉर्म में लेके आए। तो यही बात मैंने यहाँ पे भी लिखी हुई है, इसको नोट कर लें कि एक्स को डिक्रीज किया जा सकता है, कैन बी रिड्यूस्ड बाय कनेक्टिंग द कैपेसिटर इन सीरीज विद ट्रांसमिशन लाइन। कि आपके पास एक ऑप्शन ये है कि आप सीरीज में कैपेसिटर लगा दें ट्रांसमिशन लाइन की, एक्स कम हो जाएगी। दूसरा तरीका ये है कि आल्सो बाय डबलिंग द सर्किट, आप क्या कर दें, डबलिंग द सर्किट कर दें। और तीसरा ये है कि आप क्या कर दें, आल्सो बाय बंडलिंग द कंडक्टर रिड्यूस एक्स, आपकी बंडलिंग से भी क्या हो सकती है, रिड्यूस एक्स हो सकती है। तो आप इन मेथड्स को यूज़ करके आप अपनी एक्स को ओवरकम कर सकते हैं, उससे आप अपनी पी को मैक्सिमम कर सकते हैं। अमूमन जो है आजकल जो ट्रांसमिशन में एक्स को कम करने के लिए जो स्ट्रेटजी यूज़ की जा रही है वो यही है कि आप जो है सर्किट को डबल कर रहे हैं, और लेकिन इसको डबल करने से आपके जो अखराजात हैं उसके ऊपर जो आपकी कॉस्ट है वो ज़्यादा हो जाती है। लोड शेयरिंग तो हो जाती है लेकिन कॉस्ट आपके डबल हो जाती है, मटेरियल ज़्यादा लगता है। तो आप अमूमन जो है वो कैपेसिटर से ये काम करते हैं कि कैपेसिटर इंस्टॉल कर देते हैं। कैपेसिटर से आपकी जो टोटल रिएक्टेंस है XL जो है, क्योंकि ये आपको XC माइनस में देता है और XL माइनस XC हो जाता है, तो टोटल आपका X कम हो जाता है। तो इन कैपेसिटर से आप यूज़ करते हैं, और इन कैपेसिटर से आगे फिर जो आजकल आपके पास है वो पावर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस हैं जो कि फैक्स डिवाइसेस हैं, HVDC है, तो वो एक अलग से कहानी है कि वो उससे फिर हम आजकल लेटेस्ट जो है उससे यूज़ कर रहे हैं। तो इस फार्मूला की डेरिवेशन के अंदर आपने ये सीखा कि पावर को मैक्सिमम कैसे किया जा सकता है एट द रिसीविंग एंड के ऊपर। अब जो आपके पास टोटल जो अगर आप लिखें वही पावर लिखें, टोटल एपरेंट पावर लिखें, तो आप इस तरह से लिख सकते हैं। ये देखें वही जो आपने वेरी स्टार्ट में SR लिखा था वो ये चीज़ है। अब इसके अंदर एक और पावर सर्कल डायग्राम हम बनाने लगे हैं, तो उसके अंदर ये है कि लेट सपोज इस पूरी टर्म को, यहाँ पे मैं एरो लगा रहा हूँ, ये टर्म हम नाम दे देते हैं इसको M का, और ये वाली जो टर्म है ये वाली अगली इसको नाम दे देते हैं N का, M बीटा माइनस डेल्टा और N बीटा माइनस अल्फा। ठीक है जी। तो M और N ये एक्चुअली क्या है, वेक्टर्स हैं, क्योंकि ये वेक्टर V R B और इसी तरह से ये भी वेक्टर हैं सारे, तो इसलिए हमारे पास ये एक्चुअली क्या है, वेक्टर है। तो ये अगर S की इक्वेशन लिख ली जाए M और इसका एंगल बीटा माइनस डेल्टा माइनस N बीटा माइनस अल्फा, तो ये हमारे पास इक्वेशन है टोटल पावर की। तो इस टोटल पावर के लिए अगर हम पावर सर्कल डायग्राम बनाएं तो वो कुछ इस तरह से बनेगी। देखें यहाँ पर कि M आपका फेज़र है, लेट्स सपोज कि ये है हमारे पास M फेज़र है, जो कि A आप 0 से A या OA से ड्रा मैंने किया है इसको, और इसका जो एंगल है वो है बीटा माइनस डेल्टा। ठीक है। और इसी तरह से जो N है वो यहाँ पर मैंने डिनोट किया है OB से, और इसका जो एंगल है वो बीटा माइनस अल्फा है, और जो N की वैल्यू है वो ये है, और M की वैल्यू ज़ाहिर बात है VS VR ओवर B। अब यहाँ पर देखें, हाउ वी अज्यूम बीटा माइनस अल्फा इज़ ग्रेटर देन बीटा माइनस डेल्टा। यहाँ पर एक बात काबिल नोट है कि यहाँ पर हमें कैसे पता लगा कि N ऊपर लगाना है या M ऊपर लगाएं या नीचे लगाएं। यहाँ पर देखिए पहले मैंने M लगाया फिर N लगाया, इसका हमें कहाँ से पता लगा है? तो इसके लिए यहाँ पर मैंने क्वेश्चन भी लिखा है और उसका आंसर भी लिखा है, यहाँ पर ये नोट कर लें। हाउ वी अज्यूम दैट बीटा माइनस अल्फा इज़ ग्रेटर देन बीटा माइनस डेल्टा, क्योंकि बीटा माइनस अल्फा ग्रेटर है तो इसलिए ये ऊपर N आ रहा है, और ये नीचे है कम है तो इसलिए M नीचे आ रहा है। ठीक है। इसको और इसको अगर M प्लस N करें तो क्या बनेगा, M और N को करें तो ये दोनों मिलके क्या बना रहे हैं, SR बना रहे हैं। तो ये देखिए M और ये SR, यहाँ पे क्या बन जाएगी, SR बन जाएगी, तो वही इक्वेशन सेटिस्फाई होगी। अब इसका जो आंसर है ये है कि अल्फ़ा वेरी स्मॉल, क्योंकि अल्फ़ा जो है वो आपका वेरी स्मॉल है, सो डेल्टा इज़ आ लार्ज एंगल, तो इसलिए अल्फ़ा क्योंकि बहुत कम है तो डेल्टा क्या बनेगा, बहुत ज़्यादा बनेगा, तो इसलिए बीटा माइनस अल्फ़ा जो होगा वो ग्रेटर देन होगा बीटा माइनस डेल्टा से। तो ये इसका आंसर यहाँ पर लिखा हुआ है।
तो इस हिसाब से यहाँ पर एक्स एक्सिस के ऊपर अगर हम KW लगा लें और वाई एक्सिस पे किलोवार लगा लें, क्योंकि हमें पता है टोटल पावर के अंदर P प्लस Q होती है। P जो है वो किलोवाट होते हैं और Q जो होता है वो वार होते हैं, और Q जो होता है वो हमेशा आपका कंजुगेट एक्सिस होता है, वाई एक्सिस होता है, और जो आपके पास एक्टिव पावर होती है वो रियल एक्सिस होती है। तो इसलिए हमने एक्स एक्सिस पर KW लिया। ठीक है जी। अब अगर हम m और n की वैल्यू को चेंज कर देंगे, m की वैल्यू को चेंज करेंगे तो यही पॉइंट यहाँ पे बनेगा, इस a की जगह यहाँ पर बनेगा। फिर अगर हम उसकी वैल्यू में चेंजिंग करें, बीटा को Vs को Vr को चेंज करें तो ये पॉइंट बनेगा। इस तरह से डिफरेंट पॉइंट्स बनाएं तो ये आपके पास एक सर्कल बनेगा जो कि आपको ब्लू कलर में नज़र आ रहा है। ठीक है जी। तो ये पावर की इक्वेशंस के साथ हमने एक सर्कल डायग्राम बनाई जिसको हम कहते हैं पावर सर्कल डायग्राम, या पावर इक्वेशन जो आपके पास है Vs Vr ओवर x साइन डेल्टा, उसकी जो पावर सर्कल डायग्राम है वो कुछ इस तरह से बनेगी। ठीक है जी। इस पावर सर्कल डायग्राम के अंदर आपको एक ग्लैंस मिलता है कि आप एक नज़र में बता सकते हैं कि आपकी पावर मैक्सिमम कहाँ पे हो सकती है। क्योंकि देखें कि ये जो पॉइंट A है, इसको अगर मैं इस नीचे वाली डायरेक्शन में बढ़ाता हूँ तो आपका जो किलोवाट है, ये जो एक्सेस है ये ज़्यादा होता जाएगा। तो आप ये बता सकते हैं इस ग्राफ को देख के, इस पॉइंट को देख के कि आपकी पावर मैक्सिमम है, कितनी उसकी वैल्यू है। अब अगर इसकी वैल्यू को मैं इधर ऊपर लेके चला जाऊँ, यहाँ पर देखें इधर इस साइड पर, तो फिर आपका किलोवाट जो है वो क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा, और वार जो है वो आपके ज़्यादा होते जाएंगे। तो यानी इस सर्कल डायग्राम से आपको ये पता लगता है, इसको कहा जाता है कि अगर आपने एक लुक देखनी हो ना, एक नज़र में ऐसे सिस्टम को या देखना हो, उसमें ये बताना हो कि पावर मैक्सिमम कहाँ पे कर रही है या मिनिमम कब होगी, तो उसके लिए कहा जाता है कि आप अपने सर्किट की पावर सर्कल डायग्राम बना लें। पावर सर्कल डायग्राम आपको एक ग्लैंस देती है, एक व्यू देती है, वेरी शॉर्ट ड्यूरेशन के अंदर आपको आप एक नज़र में देख के बता सकते हैं कि पावर मैक्सिमम कहाँ पे होगी और किस पॉइंट पे होगी। तो इसलिए हम ये बनाते हैं पावर सर्कल डायग्राम। तो ये मशीन्स आपने पढ़ी होंगी, मशीन्स में भी आपने उनकी सर्कल डायग्राम बनाई होगी कि किसी एक जनरेटर की एक सर्कल पावर सर्कल डायग्राम बनाते थे आप, जिसमें ये होता था कि पूरी जनरेटर की या पूरी मशीन की जो करैक्टरिस्टिक्स होती थी, उसका एंगल, उसका टार्क, उसकी स्पीड और उसका टर्मिनल वोल्टेज और सारी जो उसकी खसूसियात थी वो आपको एक डायग्राम में नज़र आती थी, और आप एक ग्लैंस के अंदर, एक जो है नज़र के अंदर आप बता देते थे कि इस मशीन की कौन सी खूबी किस वक्त क्या होगी। इसी तरह से हम अपनी ट्रांसमिशन लाइन की भी जो है वो पावर, जो रिसीविंग एंड पावर है, उसकी जो सर्कल डायग्राम बनाते हैं, तो इसमें हमें पूरा पता लग जाता है कि पावर आपकी कहाँ पे किस वक्त बढ़ती जा रही है और कहाँ पे कम होती जा रही है। वो डिपेंड कर रही है मैग्नीट्यूड ऑफ m वेक्टर और n वेक्टर के ऊपर, और इसी तरह से m वेक्टर और n वेक्टर की जो डायरेक्शन है वो डिपेंड कर रही है बीटा माइनस अल्फ़ा पे या बीटा माइनस डेल्टा पे। तो इस तरह से हम ये बनाते हैं, इसीलिए इसको। तो बस आज के लिए इतना ही है। ये पावर सर्कल डायग्राम आप पढ़ लें। ये मेरा ख्याल है कोई बुक आपकी जो है वो चैप्टर नंबर, ये इसको सर्च कर लेना, ये इसी बुक में गिवन है। ये इक्वेशन कंप्लीट डेरिवेशन वहाँ पे की हुई है, लेकिन वहाँ पे वो जो डेरिवेशन है ना थोड़ी इनडायरेक्ट की हुई है, इसको मैंने डिटेल से स्टेप बाय स्टेप यहाँ पर किया है, तो इसको आप यहाँ तक देख लें। नेक्स्ट इंशाल्लाह हम चैप्टर नंबर 10 स्टार्ट करेंगे। सिमेट्रिकल एनालिसिस का जी बस बनाना सिखाएंगे आपको, ताकि टाइम अब हमारा काफ़ी हो गया है, जी बस बनाना सिखा दें ताकि आप जो जी बस से जो फार्मूलाज हैं, सिमेट्रिकल एनालिसिस है, वो थोड़ी सी कर लें। लोड फ्लो एनालिसिस भी करानी है आपको, और लोड फ्लो एनालिसिस के अंदर जो है न्यूटन राफसन मेथड और गॉस सीडल मेथड हैं, और जो कि आप जो है मैट लैब के अंदर जिनको यूज़ करते हैं, तो उस फेज़ की तरफ हम इंशाल्लाह बढ़ते हैं। तो जी बस के बाद लोड फ्लो की तरफ चले गया। फिर उसके बाद जो आपका तीसरा फेज़ है वो है पावर सिस्टम स्टेबिलिटी का, तो इंशाल्लाह हमने उसको भी स्टार्ट करना है। तो ये पहला फेज़ आपका तकरीबन जो है मुकम्मल होने वाला है। अगले लेक्चर में इंशाल्लाह सिमेट्रिकल एनालिसिस या जी बस के साथ आपका ये फेज़ कंप्लीट हो जाएगा पहला। दूसरा फिर हमारा लोड फ्लो एनालिसिस का है, फिर तीसरा पावर सिस्टम स्टेबिलिटी का है। सर ये LMS पे अपलोड कर दें, पिछले वाला लेक्चर भी ये वाला भी। अच्छा, हाँ यार मैं भूल गया, मैं ये वाला तो अभी कर रहा हूँ ना, ये भी करता हूँ पिछला भी। ये सिम्युला इसकी अटेंडेंस ले लेनी है आपने। जी सर ले लिए, अटेंडेंस चलो। ले लिए।
ठीक है, फिर आज के लिए इतना ही काफ़ी है। चलें ठीक है सर, थैंक यू। हाँ जी हाँ, ठीक है जी, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।